इसको हम सामने से देखें तो हमारे लिए ये इस कंडीशन में है, तो इसके परपेंडिकुलरली आउटवर्ड ये एरिया वेक्टर होगा इस तरह से, बिल्कुल सामने है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, और कैसे भी घूमे इस सरफेस के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगा एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर इस सरफेस पर आप कहीं भी ले सकते हैं, सी पॉइंट पर लेंगे तो भी यही डायरेक्शन है, डी पर लेंगे तो भी, ए पे लेंगे तो भी, डी पे लेंगे तो भी। तो मैंने कहाँ दिखाया है ऊपर वाले डायग्राम में, ए पॉइंट पर दिखाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस प्लेन के इनफाइनाइट पॉइंट में से कहीं भी आप एरिया वेक्टर लें आपको वही डायरेक्शन मिलेगी। तो मैंने ए पॉइंट पर दिखा दिया एरिया वेक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ए पॉइंट भी तो इस प्लेन में लाई करता है, ठीक है, एरिया वेक्टर वहां दिखा दिया। तो क्लियर है एरिया वेक्टर कैसे होता है, नॉर्मली आउटवर्ड, ठीक है। यहाँ पर भी एरिया वेक्टर रख लेते तो इधर होता है ये नॉर्मली आउटवर्ड, कोई दिक्कत नहीं है। बट टॉप ऑब्जर्वर जो है उसको ये पूरा सिस्टम नहीं दिखता है, उसको एक एज दिखती है। कौन सी एज दिखती है, एडी, वो आपके सामने है। तो ये टॉप व्यू है, ये वाला टॉप व्यू है जो इससे दिख रहा है, ठीक है। अब अल्फा और थीटा में एक रिलेशन होगा, क्या होगा, आई थिंक थीटा प्लस अल्फा 90 हो जाएंगे क्या, यस नो, यस सर। यस सर। बिल्कुल सही बात। थीटा के बारे में कल बता चुका हूँ, आपने यहाँ डायग्राम में भी कुछ बनाया था थीटा, और बिकॉज एरिया वेक्टर एडी के परपेंडिकुलर है इसलिए ये बात ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। ओके आगे बढ़ते हैं। डायग्राम में कुछ एडिशनल काम करना था, एरिया वेक्टर दिखाना था, अल्फा लिखना था, लिख दिया। चलिए अब लिखिए आगे। आपने कल एक पैराग्राफ पर एंड किया था ना, वो मुझे बताना पड़ेगा आपको, लास्ट एंड क्या किया था। Hence a torque start acting on the loop ABCD, यहाँ तक लिखा है, यस सर, यस सर। ABCD यहाँ तक लिखा है ना। आगे लिखिए which is given as, which is given as, which is given as, एक बार रिपीट करना। देखिए कल आपने जो लिखा था ना वो पूछा मैंने आपसे कि एंड कहाँ किया था, और एंड कहाँ किया था, एंड कहाँ किया था, है ना, इन दोनों के बारे में बता दिया था ना। बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट, सो अ टॉर्क स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द लूप ABCD, यहां तक तो कल लिख लिया था। अब आज क्या करना है, which is given as, अब टॉर्क की बात हमने कल की थी कि टॉर्क एक्ट करता है, अब हम आज क्या कह रहे हैं, which is given as, तो लाइन चेंज करके लिखिए which is given as, देन लाइन चेंज करके लिखिए टॉर्क इक्वल टू, दोनों फोर्स सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखते हैं पहले, तो आप FAB लिख सकते हैं या FCB लिख सकते हैं, मैं FAB लिख रहा हूं, which is given as into परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है बताइए, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मुझे दिख रही है AM, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अंडरस्टूड है किसके बीच में, दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शन है, कौन से दोनों फोर्सेस, FAB FCD, इन दोनों फोर्सेस की जो लाइन ऑफ एक्शंस हैं उन लाइन ऑफ एक्शन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो क्या है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AM। तो जो टॉर्क इस लूप ABCD पर वर्क कर रहा है वो टॉर्क होगा, टॉर्क इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर फोर्स, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो FAB की वैल्यू क्या है, ILB, ठीक बात। AM क्या होगा, तो AM ऊपर डायग्राम से राइट एंगल ट्राइंगल AMB में दिख रहा है, B cos थीटा। अंडरस्टैंडिंग कल हमने की थी, खूब डायरेक्शन आपको बताई थी, है ना, कुछ बच्चों ने वापस भी देखा वीडियो। टॉर्क इक्वल टू, अब यहाँ पर L इंटू B कैपिटल A हो जाएगा, ट्रू, कौन पीछे रहेगा, अंजलि साहू, L इंटू D, तो I A
बी कॉस थीटा, रीजन सामने, बिकॉज एल इंटू बी, स्मॉल एल इंटू स्मॉल बी इक्वल टू कैपिटल ए, एरिया ऑफ द लूप एबीसीडी, है ना। तो आप समझ गए। ये है एरिया ऑफ द लूप एबीसीडी। बस हो गया यहां तक, हो गया यहां तक। Yes, sir. फ्रॉम फिगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, फ्रॉम फिगर थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री, सो टॉर्क इक्वल टू आई ए बी कॉस 90 माइनस अल्फा लिख रहा हूं मैं, ट्रू। थीटा था, थीटा के प्लेस पर मैंने 90 माइनस अल्फा लिख दिया। इज इट ओके, है ना। 90 डिग्री कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा, अल्फा साइन अल्फा। अल्फा किसके बीच का एंगल है, तो पूछे आप में से किसी से, आदिश जैन जल्दी बताओ, अल्फा किसके बीच का एंगल है। Sir, between area vector and magnetic field. बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर काम आएगा जब भी न्यूमेरिकल करेंगे, तो अल्फा या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन होगा, है ना। क्लियर होना चाहिए। अल्फा किसके बीच का एंगल है, दो वेक्टर के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर। एरिया वेक्टर किसका, उस रेक्टेंगुलर लूप का जिस पर ये टॉर्क एक्ट कर रहा है, ठीक है। आई क्या है, उस रेक्टेंगुलर लूप में करंट है, ए उसका एरिया है, बी उस पर मैग्नेटिक फील्ड जो अप्लाई किया है वो है। अल्फा एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका जो राइट हैंड साइड है ना, इसके राइट हैंड साइड में दो वेक्टर क्वांटिटीज है, ए एरिया वेक्टर, बी मैग्नेटिक फील्ड। तो आप समझ गए होंगे, कुछ क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ मैं पहुंचाना चाहता हूं आपको। बट उससे पहले एक और बात बता दूं, हमने ये पूरा टॉपिक किया है सिंगल लूप लेकर, एक ही टर्न है, सिंगल लूप है, एक ही टर्न है। बट जब इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक फैन की मोटर्स बनाई जाती है तो सिंगल टर्न से काम नहीं चलता, बहुत सारे टर्न्स लेते हैं, एन टर्न्स लेते हैं, बहुत सारे टर्न्स लेते हैं, टर्न बाय टर्न। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, जितने ज्यादा फेरे होते हैं, जितने ज्यादा, है ना, लूप होते हैं, उतना ज्यादा टाइम्स हो जाता है ये टॉर्क। सिंगल लूप के लिए टॉर्क आपके सामने है, सिंगल टर्न, सिंगल लूप, अगर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा हो तो उतना टाइम्स हो जाता है। तो इसके नीचे लिखिए, इफ there is n turns, if there is n, capital N turns in a coil, अब coil बोलेंगे इसको, नाम सुना होगा आपने coil, एक बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स का मेटेलिक सिस्टम coil होता है। if there is n, capital N turns in a coil, then the torque on that coil, then the torque on that coil is given as NIAB sin alpha। तो फॉर्मूले को देखें, n टाइम्स कर दिया, अगर सिंगल लूप है तो हम कह रहे हैं लूप है, और बहुत सारे टर्न्स हैं तो वही लूप हम जस्ट कॉइल बोल देते हैं, मल्टी टर्न कॉइल। उस कॉइल पर भी टॉर्क होगा, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, बट n टाइम्स हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वापस कह रहा हूं, सिंगल टर्न है तो हम जस्ट लूप बोल देते हैं, और बहुत सारे टर्न्स हैं तो उसी लूप के लिए हम कॉइल वर्ड यूज लेते हैं, मल्टी टर्न कॉइल। n टाइम्स हो गया, अगर 5 टाइम हुए तो ये जो टॉर्क है इसका 5 टाइम्स हो जाएगा। सिंगल टर्न के लिए टॉर्क आपके सामने, तो ये इंपॉर्टेंट काम था, अब तो जस्ट आपने n टाइम्स कर दिया। इसमें भी एक चीज अंडरलाइन कर रहा हूं, एक फैक्ट है, टॉर्क इक्वल टू m
बी साइन अल्फा। तो आप देखिए अंडरलाइन जो था ना NiA, उस NiA के प्लेस पर M लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि किसी भी कॉइल के लिए ये स्टैंडर्ड हो जाता है। किसी कॉइल में आप 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट की वैल्यू फिक्स। किसी कॉइल का एरिया आपको पता है, उसकी वैल्यू फिक्स। किसी कॉइल को आपने बनाया तो एक बार बना के अंदर फिट कर दिया मोटर में, तो नंबर ऑफ टर्न्स चेंज नहीं होते, एरिया चेंज नहीं होता। हाँ, किसी इंस्टेंट पर करंट चेंज हो सकता है और उसी करंट के अकॉर्डिंग एम की वैल्यू चेंज होती है। इस एम को कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, किसी भी कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? NiA। एन तो एक प्योर नंबर है, आई करंट है और ए एरिया, इसलिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होती है एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। तो एक नई फिजिकल क्वांटिटी, एक नया नाम। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए आपको P बताया जाता है Q इंटू 2A, तो जो रोल इलेक्ट्रिक डाइपोल में P का होता है, एग्जैक्टली वही रोल मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कॉइल के लिए M का होता है। इसको आप कहते हैं, P को आप कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, M को हम कहेंगे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कल आपको एक फॉर्मूला बता रहा था, टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। तो आपको काफी कुछ सिमिलरिटी दिखेगी, है ना? बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में पहुंचा दे तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। ये इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, ये वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये होता है थीटा। थीटा इज व्हाट? थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ P वेक्टर एंड D वेक्टर। Here is alpha. Alpha is what? Alpha is the angle between direction of M vector and D vector. M vector की डायरेक्शन क्या होगी? तो M vector की डायरेक्शन वही होगी जो A वेक्टर की है। इन तीनों को देखें, NiA, इस NiA में एक ही वेक्टर क्वांटिटी है, वो है A, कैपिटल A वेक्टर। N नंबर है, I करंट है, तो M वेक्टर की डायरेक्शन वही होती है जो कैपिटल A वेक्टर की होती है। तो आपने M लिख दिया, M का नाम आपको लिखना है, लिखिए। मैं भी यहाँ ऐड कर देता हूँ, हेयर जरूर लिखें। M इक्वल टू NiA ब्रैकेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। स्टूडेंट्स दिख रहा है, सुनाई आ रहा है, सब कुछ ठीक है? बता दे एक बार। यस सर। ठीक चल रहा है, ओके। बस टॉपिक की एंडिंग होने वाली है, टॉपिक की एंडिंग होने वाली है। तो NiA B साइन अल्फा। N क्यों लिया? अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा हो, तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक ही हो तो N की वैल्यू 1 पुट कर दो, यही टॉपिक वापस आ जाएगा। तो अब ये एक फैक्ट था कि NiA क्या होता है? M होता है किसी भी करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। तो M किसके लिए होता है? कॉइल के लिए होता है। अब कॉइल पर आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है। तो M किसी कॉइल के लिए फिजिकल क्वांटिटी है और B उसके लिए कोई एक्सटर्नल चीज है। मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के लिए बाहर की चीज है, तो M कॉइल से रिलेटेड होता है और B उसके लिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होता है। चलिए वेक्टर फॉर्म में लिखना है आपको लास्ट, इन वेक्टर फॉर्म। ये जो फॉर्मूला है बहुत यूजफुल है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क वेक्टर इक्वल टू M क्रॉस B। तो ये प्रूव करने के लिए पूछ लेते हैं एग्जाम में, 5 मार्क, 4 मार्क, 3 मार्क, ज्यादा बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वहां फिट होता है। ये क्या कहते हैं? शो दैट torque acting on a current carrying rectangular loop in uniform magnetic field is given as M cross B, where M is what? Where M is called magnetic dipole moment of the loop, और वो क्या होता है? NiA। M की यूनिट क्या होती है? तो इसी से पता लगती है, एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। M की डायरेक्शन क्या होती है? वो भी इसी से पता लगती है, जो A वेक्टर की डायरेक्शन होगी वही M वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, डन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। तो आपसे कुछ क्वेश्चन करवा सकते हैं, तो आपकी टेक्स्ट बुक का कोई क्वेश्चन ढूंढता हूँ इसी चैप्टर में से। CBSE ने इस चैप्टर में कुछ रिडक्शन ज्यादा किया नहीं है, एक साइक्लोट्रॉन टॉपिक है ना डिलीट किया, बाकी सब कुछ आपके सिलेबस में है। तो
क्वेश्चन निकालते हैं आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी है काफी। इसमें लिखा हुआ है 3 सेंटीमीटर लेंथ का कोई वायर है जिसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, इज प्लेस्ड इनसाइड अ सोलेनोइड। अभी सोलेनोइड आपको नहीं बताया। ठीक है, 3.4.3 सुनिए, a long straight wire in the horizontal plane carries a current 50 ampere। आप अपनी रजिस्टर में लिख लें क्वेश्चन नंबर 4.3, I equal to 50 ampere। A long straight wire in horizontal plane carries a current of 50 ampere in north to south। तो 50 एम्पियर करंट है नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ से साउथ की डायरेक्शन में है। देखते हैं आपको कितना समझ में आता है। तो ये है एक वायर जिसमें आई है 50 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। ओके, आगे क्वेश्चन क्या है तो सुनिए, आगे क्वेश्चन ये कह रहे हैं गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बी एट अ पॉइंट 2.5 मीटर ईस्ट ऑफ द वायर, ईस्ट ऑफ द वायर। तो एक डिस्टेंस है 2.5 मीटर। इस वायर के लिए कह रहे हैं लॉन्ग वायर है, समझ गए ना। अब लॉन्ग वायर के लिए बी का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। फाइनाइट लेंथ के वायर के लिए हम बी लिखते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ब्रैकेट में साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अगर फाइनाइट लेंथ का है तो, और अगर फाइनाइट नहीं है, बहुत लॉन्ग है, इनफाइनाइट है, तो अंदर आ जाता है 1 प्लस 1, साइन फाई 1 भी 1, साइन फाई 2 भी 1, 90 डिग्री रीजन है। तो 2 से 4 को कट करेंगे तो ये फॉर्मूला आप यूज लेते हैं। अब आपको मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों बतानी है। तो ईस्ट कहाँ होगा, साउथ और है ना, नॉर्थ साउथ तो मैंने दिखाया, ईस्ट कहाँ होगा। नॉर्थ की तरफ जब आप फेस करते हैं, सॉरी ईस्ट की तरफ जब फेस करते हैं तो ईस्ट इस डायरेक्शन में हो सकता है। ईस्ट इधर होगा क्या, बताओ बताओ जल्दी। यस सर, यही होगा। यस सर। बाकी लोग एग्रीमेंट को दे दो यस या नो। तो डी की वैल्यू इन्होंने बताई 2.5 मीटर आई थिंक। इस मार्कर बोर्ड को आपको पता है, ये मार्कर बोर्ड वर्टिकल प्लेन में है ना, और ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वर्टिकल नहीं होते हैं, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं, सब जानते हैं। ये नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट डायरेक्शन, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में होती है। तो आपको वही बात है, इमेजिन करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, उस हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक वायर है, उसमें नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, और इस वायर के ईस्ट में, मतलब इधर कहीं पॉइंट है, एक लेट पी पॉइंट है ईस्ट में, और वायर से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2.5 मीटर। आपको मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताना है प्लस डायरेक्शन भी बतानी है। काम शुरू कर दो। फॉर्मूला तो मैंने बता ही दिया, मेन। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। आपको पी पॉइंट पर पी का मैग्नीट्यूड बताना है, देन इंपॉर्टेंट काम डायरेक्शन बताना है। तो मैग्नीट्यूड तो पहले पता कर लेते हैं। म्यू नॉट की वैल्यू अब तो लर्न हो गई होगी काफी बच्चों को। मैग्नेटिज्म के लिए मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आई की वैल्यू पुट कर देते हैं 4 into 10 to the power minus। पाई की वैल्यू पुट करना मत, 4 into 10 to the power, 10 to the power क्या बोल रहे हो, -5। ठीक है। तो इजी क्वेश्चन लग रहा है ना। 100 40, बताइए भाई क्या किया जाए। 10 to the power -5, .4। आपका क्या आ रहा है, इधर तो आ रहा है 4 into 10 to the power -6 टेस्ला। ये तो अभी आधा काम हुआ है ना। मैग्नीट्यूड गड़बड़ कहाँ करते हैं बच्चे, डायरेक्शन बताने, डायरेक्शन बताने। तो पूछते हैं किसी से,
पूछते हैं किसी से। अक्षित हेल्प Yes. कीजिए हमारी, है ना। तो इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ हेल्प करो। मैग्नीट्यूड तो आई थिंक सभी का आ गया होगा, 4 × 10⁻⁶ टेस्ला। जबकि मैंने आपको बार बार बता दिया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होते हैं, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होते हैं। अब बोलिए अक्षित जैन, फिर और किसी का नंबर लेते हैं, है ना। तो ज्यादा नहीं पढ़ना था, मेन तो मुझे वो टॉपिक कंप्लीट कराना था, टॉर्क वाला कर लिया। और एक क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको, बताइए। डॉट मतलब होता है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, Yes. है ना। तो डॉट हम बताते हैं परपेंडिकुलरली आउटवर्ड के लिए, है ना। तो वर्टिकली अपवर्ड बोलना चाहिए ना, जब हम Yes, किसी sir. प्लेन में नहीं है ना। ये वायर मान लो किसी एक पोल से दूसरे पोल के बीच में कनेक्टेड इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, उसमें करंट फ्लो हो रहा है, हॉरिजॉन्टली होते हैं वायर। अगर दो पोल वर्टिकल है तो वायर उस पर टाई होते हैं बीच में हॉरिजॉन्टल, और नॉर्थ से साउथ की तरफ आपको करंट दिख रहा है, आप पोल के नीचे खड़े हैं, ठीक है, और आप देख रहे हैं नॉर्थ से साउथ की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में वो पी पॉइंट आपके लिए तो ऊपर ही है, अभी भी वायर भी आपके ऊपर है, ईस्ट डायरेक्शन में पी पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड्स। ईस्ट डायरेक्शन में जो पी पॉइंट है उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड होगा वर्टिकली अपवर्ड्स। तो 3D में सोचा आपने कि करंट इधर है, तो थंब को कर देते हैं करंट की तरफ, और कर्व फिंगर्स क्या बताती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वायर के अबाउट इस तरह से होगी। तो जो ईस्ट में यहाँ पॉइंट है वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर आ रही है, और वेस्ट में जो यहाँ पॉइंट होंगे वहां नीचे जाए। तो बाकी लोग क्या सोचते हैं, हम तो वर्टिकली अपवर्ड सोचते हैं, बताइए। Yes, sir. वर्टिकली अपवर्ड्स, है ना, वर्टिकली अपवर्ड्स। एक ऐसा क्वेश्चन और कर लेते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन होना चाहिए शायद। इसी के ऊपर एक 4.2 a long straight wire carries a current 35 ampere. What is the magnitude of B at 20 centimeter from the wire? इसमें तो ये तो ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन नहीं पूछिए, सेम फॉर्मूला यूज लेकर आप कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन्होंने कहा है, ठीक है। A circular coil 30 turns radius carrying a current। चलिए ये बताइए, एक है 4.13, एक सर्कुलर कॉइल है ना। कॉइल कैसी भी हो सकती है, रेक्टेंगुलर थी हमारे टॉपिक में, सर्कुलर भी हो सकती है। तो लिख लीजिए 4.3 में क्या क्या गिवन है। जब हम एक साथ सारे क्वेश्चन करेंगे तो मुझे बता देना कि सर ये तो हमने पहले कर लिया। लिखिए गिवन नंबर ऑफ टर्न्स, 4.3 में नंबर ऑफ टर्न्स ये कह रहे हैं 30, किसी सर्कुलर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न 30। तो फैन की जो इलेक्ट्रिक मोटर्स होती है, जरूरी नहीं है उसमें रेक्टेंगुलर लूप हो, सर्कुलर भी हो सकते हैं। रेडियस, हर टर्न सर्कुलर है और उसकी रेडियस है 8, आई थिंक यस 8 सेंटीमीटर। करंट जो फ्लो कर रहा है वो है 6 एम्पियर। तो समझ लो किसी इलेक्ट्रिक मोटर के लिए आपको ये डेटा दे दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 30, उसकी कॉइल में 30 टर्न है, सर्कुलर लूप है, रेक्टेंगुलर नहीं है, कोई बात नहीं, और रेडियस है 8 सेंटीमीटर, और करंट फ्लो किया उसमें 6 एम्पियर, ठीक है। सस्पेंडेड वर्टिकल, ठीक है, उसको सस्पेंड कर दिया वर्टिकल, जैसे हमने इसके लिए कहा था ना, उसको हमने वर्टिकल सस्पेंड किया हुआ है, वर्टिकल, ठीक है, ये वर्टिकल सस्पेंड किया हुआ है। अब रेक्टेंगुलर है ये, बस इसकी जगह क्वेश्चन नंबर 4.13 में सर्कुलर कह दिया। और किस मैग्नेटिक फील्ड में इसको सस्पेंड कर दिया, 1 टेस्ला के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इसको सस्पेंड कर दिया। 1.0 मींस 1। द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। द फील्ड लाइंस मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब किससे वो देख लेते हैं, 60 डिग्री विद द नॉर्मल ऑफ द कॉइल। तो मैंने अल्फा लिखा है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉइल के नॉर्मल से 60 डिग्री एंगल बना रही है। तो कॉइल का नॉर्मल मतलब एरिया वेक्टर से 60 डिग्री एंगल बना दिया। पूछा क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क दैट मस्ट बी अप्लाइड टू प्रिवेंट द कॉइल फ्रॉम टर्न। तो बताइए टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, काउंटर टॉर्क की वैल्यू क्या होगी।
अब ये काउंटर टॉर्क क्या होता है, तो जो हमें टॉर्क पता है, टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन अल्फा, ये होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। जैसे ही करंट फ्लो करोगे कॉइल पर, ये टॉर्क लगता है, कॉइल घूमने लग जाती है। तो कॉइल को घूमने से रोकने के लिए आपको काउंटर टॉर्क कितना अप्लाई करना पड़ेगा, उतना ही जितना ये है। बात समझ गए होंगे कि अगर किसी बॉडी पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है नॉर्थ साउथ साइड में, तो आपको उसको रोकने के लिए 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाना पड़ेगा साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर नॉर्थ साउथ नहीं होता है, यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है। अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो ये होता है, अगर ये क्लॉकवाइज है तो काउंटर टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज लगाना पड़ेगा। हाँ, मेन बात है फिजिक्स क्या है इस क्वेश्चन की, मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो आपका आंसर इसी फॉर्मूले से आएगा। द काउंटर टॉर्क, द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क। तो बहुत इजी क्वेश्चन नहीं हो गया ये, जस्ट वैल्यू पुट करनी। द मैग्नीट्यूड ऑफ काउंटर टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू एन आई ए बी साइन अल्फा, है ना। कैपिटल एम क्या होता है, एन आई ए, ये अच्छे से याद हो जाए, एन आई ए। किसी भी कॉइल के लिए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एन आई ए। टॉर्क आ गया हो तो बता देना। 30 टर्न, करंट 6 एम्पियर, एरिया पता नहीं, अब क्या करें, पाई आर स्क्वायर, पता नहीं, पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पाई की वैल्यू 3.14, आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर मतलब 8 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर, सेंटीमीटर में है रेडियस, तो मैं 64 इंटू 10 टू द पावर -4 लिख देता हूँ। ये हुआ पाई आर स्क्वायर एरिया के बेस पर। बी की वैल्यू 1 है, 1 टेस्ला। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2। हाँ, √3/2, √3/2। ठीक है, सॉल्व कीजिए और पहुंचते आंसर तक। 2 से कैंसिल करें, इसको कर देते 3। अब तो प्रोडक्ट करना है बस, प्रोडक्ट करके बताओ। ऑर्डिनरी हो गया क्वेश्चन, बस फॉर्मूला 3.132 3.132 10 टू दी पावर। मैं आपका आंसर आपकी टेक्स्ट बुक वाला बता देता हूँ, ये तो जस्ट प्रोडक्ट है ना। तो मेन आपको ध्यान रखना है, रेडियस सेंटीमीटर में है और एंगल 60 डिग्री क्या है, एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल ही है। क्लियर लिखा हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर था ये 4.13। आप लोगों का आंसर भी बताएं और बुक का आंसर भी देख लें। 3.1 लिखा हुआ है यहाँ पे, 10 टू दी पावर कुछ भी नहीं है। नो सर, बुक में 3.1 लिखा हुआ है और न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क का यूनिट होता है, सब जानते हैं। 10 टू दी पावर कुछ भी नहीं। दिस इज आंसर। डन गाइस। तो एक टॉपिक हमने किया टॉर्क वाला, और टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको समझना। 2 न्यूमेरिकल हमने देख लिए, हो गया यहाँ तक? यस सर। डन। तो बताइए और कर लेंगे 1-2 क्वेश्चन, या संडे को एंजॉय करेंगे आप? एक मुझे पहले बात बताओ, ये ऑडियो कैसा लग रहा है? ऑडियो सही है सर, सही है। परफेक्ट है ना? और वीडियो? यस सर, सही है। क्योंकि आज वीडियो में भी चेंज हुआ है, कैमरा क्वालिटी चेंज हुआ। टाइम है, क्वेश्चन और करवा ही देते हैं आपको। टेक्स्ट बुक का ही लेते हैं पहले, फटाफट देखते हैं। इसमें 4.7 शायद आप कर देंगे। 2 long and parallel straight wires A and B carrying currents of 8 ampere and 5 ampere in same direction, separated by a distance of 4 centimeter. Estimate the force on 10 centimeter section of the wire A. Question number 4.7 लिख लीजिए गिवन।
टॉपिक कर लिया है ना, जो टॉपिक कर लिए वही क्वेश्चन आपके सामने पहुंचा रहा हूँ। 1 एम्पियर करंट की स्टैंडर्ड डेफिनेशन वाला जो टॉपिक था वही है। तो I1 I2 दो कंडक्टर हैं, उनमें करंट की वैल्यू इन्होंने बता दी। एक में है 8 एम्पियर, दूसरे में है 5 एम्पियर। 8 एम्पियर 5 एम्पियर तो करंट की वैल्यूज है, ठीक है। उनके बीच का सेपरेशन आपको बता दिया और वो है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर, मैं हाथों हाथ यहाँ लिख देता हूँ, 4 × 10⁻² मीटर। और क्या बताया, वैक्यूम में है तो म्यू की वैल्यू हम जानते ही हैं, ठीक है। 10 सेंटीमीटर सेक्शन वायर ए का है ना, तो वायर ए की लेंथ है कुछ 10 सेंटीमीटर। इस पर आपको फोर्स पता लगाना है, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए लेंथ ऑफ वायर ए, है ना। ऑफ ए वायर, फॉर्मूला, तो मैं आपको फॉर्मूला याद दिला दूं। F क्या था, 1/L1 इक्वल टू μ0 I1 I2 अपॉन 2πd। मुझे ऐसा याद आ रहा है, बताइए। Yes, sir. मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ बोला था मैंने उस दिन इसको, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी फॉर्मूले से मैं F इक्वल टू लिख सकता हूं, उस दिन था वो लिख दिया मैंने। अब मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या लिख रहा हूँ, F को मैं लिख रहा हूँ Fm, मैग्नेटिक फोर्स है, हम सिंबल चेंज कर सकते हैं। μ0 I1 I2, तो आज जो क्वेश्चन है ये 4.7, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ 2πd × L, बन गया फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले से आपका ये 4.7 सॉल्व होना चाहिए। चेक भी करेंगे टेक्स्ट बुक में क्या आंसर है वो भी, तो इस फॉर्मूले से काम हो जाएगा। जबकि हमको क्या पता होना चाहिए उस टॉपिक से, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, और वो सेम होता है F2/L2 करते हैं तब भी यही आता है। तो इस क्वेश्चन का आपका सॉल्यूशन इस फॉर्मूले से मिलेगा। चालू करते हैं सॉल्यूशन। 2 × 10⁻⁻⁻। अभी देखते हैं ना, अभी देखते, चेक करते हैं। तो μ0 की वैल्यू सबको याद हो गई होगी, 4π × 10⁻⁻7। I1 I2 पहले पुट कर दी। L 10 सेंटीमीटर है तो मैं इसको 10⁻⁻1 लिख देता हूँ मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। 2π एज इट इज, d की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, 4 × 10⁻², ठीक है। सॉल्व करते हैं। 2 ये 2 10 बताओ, 2 × 10⁻⁻5 आ रहा है क्या, या कुछ और आ रहा है? Yes, sir. ये न्यूटन, 2 × 10⁻⁻5 न्यूटन। बाकी लोग जल्दी बताओ। यस सर, यही आ रहा है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में भी कोई दूसरी दुनिया के क्वेश्चन नहीं आते, बड़े ऑर्डिनरी से क्वेश्चन आते हैं, बट बच्चे घर से निकलते हैं बड़ा खुद पर प्रेशर लेकर। और फिजिक्स में बच्चे की मतलब एग्जामिनेशन हॉल में बड़ी हालत खराब होती है, कुछ बच्चे वाइब्रेट करने लग जाते हैं, कुछ रोने भी लग जाते हैं। ऐसे ऐसे केस भी हर साल सुनते हैं केवल फिजिक्स के पेपर में। तो बाकी लोग डन, बड़े Yes, इजी sir. Yes, sir. क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर मजबूत हो तो बस पूरी लाइफ आसान है फिर फिजिक्स। तो आज की क्लास छोटी क्लास ही लेनी थी मुझे, मेन टॉपिक ओवर करवाना था और कुछ न्यूमेरिकल आपको बताया, ठीक है। और आगे अब नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। कल इस चैप्टर का टर्न स्टार्ट हो जाएगा। टर्न मतलब एक नया पिलर, एक नया लॉ। बायो-सावर्ट लॉ का काम खत्म होता है, अब आएगा एम्पियर्स सर्किटल लॉ, सोलेनॉइड, टॉरॉइड, आगे काम उस लॉ से होगा। तो कल हम स्टार्ट करेंगे एम्पियर्स सर्किटल लॉ से, ठीक है स्टूडेंट। तो आप एंजॉय करें संडे। थैंक यू आज के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। Good day, sir.